नमस्कार दोस्तों, here again डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताया था। उसी को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ अभी कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अर्ली डायग्नोसिस हो सके अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है और जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। सबसे पहले आज मैं बात करूंगी कि एक तो महिलाएं किस सिम्टम के साथ कैसे जाती हैं डॉक्टर के पास, नॉर्मली क्यों जाती हैं। वो इसलिए जाती हैं कि या तो उनकी गांठ महसूस होती है कोई, या फिर उनको ब्रेस्ट में पेन होता है, या उनके निपल से कोई डिस्चार्ज होता है, या और कुछ एबनॉर्मलिटी उनको फील होती है, रेडनेस है या स्वेलिंग है, ऐसा कुछ फील होता है। लेकिन यहाँ पे हम वो बात करेंगे जहाँ पे महिला को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपको एक रूटीन में अपने आप को रेगुलर चेकअप एंड रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की। हर महिला को हर महीने 35 इयर्स की एज के बाद हर महिला को हर महीने एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जो कोई आप कर नहीं सकते। सिर्फ डरते हैं लोग कि हम अपने आप कैसे कर पाएंगे। इसमें मैं एक दो आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, इसको आप देखें तो समझ पाएंगे कि कैसे आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। इसमें मिरर के सामने पेशेंट को, महिला को खड़े होना है और एक बार दोनों हाथों को साइड्स में लेके खड़े होना है और एक बार हाथों को दोनों को ऊपर करके खड़े होना है। जब आप ऐसे खड़े होते हो, एक बार हाथ को सामने कमर पे रखें। जब आप इस तीनों तरह से खड़े होते हैं तो आपको देखेंगे कि अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह की पकरिंग, मतलब कोई शिकन जैसी महसूस हो रही है, कोई सिकुड़न जैसी महसूस हो रही है, दिखाई पड़ रही है, साइज में कोई डिफरेंस है या कहीं स्वेलिंग है, वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है। फिर जब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं तो एक सर्कुलर वे में एग्जामिनेशन होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द निपल और इट इज़ गोइंग अराउंड, बाहर तक ले जाना पड़ता है। नॉट ओनली दिस मैनर, आप ब्रेस्ट को एक 4 हिस्सों में बांट देते हैं, ऊपर के 2 क्वार्टर्स, नीचे के 2 क्वार्टर्स, और सबको इनको ऐसे करके एग्जामिन करना होता है। हमेशा एग्जामिनेशन विद फ्लैट ऑफ हैंड होना चाहिए, ऐसे करके नहीं पकड़ना। अगर ब्रेस्ट टिश्यू को ऐसे पकड़ेंगे तो हमेशा ऐसा लगेगा जैसे कि लंप है, तो हमेशा विद द फ्लैट ऑफ द हैंड यूज़ करना है। एक हैंड को पीछे, अपने सिर के पीछे, यहाँ आप देख रहे हैं, एंड नाउ यू कैन सी कि इस तरह से अगर आप पैल्पेट करेंगे विद फ्लैट ऑफ हैंड तो किसी भी तरह का लंप है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से निपल को स्क्वीज करके दबा के देखना पड़ेगा जिसमें कि कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं आ रहा है। कई तरीकों से ब्रेस्ट एग्जामिनेशंस होते हैं, एक और मैं आपको फोटोग्राफ दिखाती हूँ, पर उसका बेसिस यही है कि आपको एक सर्कुलर मोशन में पूरा लेना है और एक रेडियल मोशन में लेना है चारों तरफ से, और जो आर्म पिट्स होते हैं, दोनों आर्म पिट्स को भी अच्छी तरह से देखना चाहिए कि उसमें कहीं कोई लंप या कोई गांठ तो नहीं है। अगर आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कभी कोई डाउट लगता है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं भी अगर किसी और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ अगर आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो इंसिस्ट ऑन दिस कि डॉक्टर मेरा आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर कर दीजिए सो दैट आई एम अश्योर्ड कि ब्रेस्ट में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सबसे इजी तरीका रहता है। अगर नहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, हर साल में एक बार, महीने में एक बार तो आप खुद करेंगी, और साल में एक बार आप डॉक्टर के पास जाके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाइए, जस्ट टू इंश्योर कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको वो एडवाइस करेंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए।
कुछ महिलाएं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ब्रेस्ट कैंसर की, उनके लिए एक रेगुलर मैमोग्राफी बहुत 35 ईयर्स की एज के बाद ही हो जानी चाहिए, एवरी ईयर, क्योंकि ऐसी महिलाओं को चांस जो है वो और दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में बहुत हाई रहता है। तो इसलिए हर साल मैमोग्राफी करके, कुछ लोगों को लगता है कि मैमोग्राफी करने से ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है, शायद ऐसा नहीं है। अगर कभी ऐसा लगता भी है कि डाउट्स है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा फिल्म्स ना लेके एक ही ओब्लिक व्यू लेने से भी काम चल जाता है और उससे ये मालूम पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो महिलाएं यंग एज में भी हैं, 35 से कम भी हैं, 25 से 30 के बीच में, लेकिन उनको कुछ डाउट किसी भी तरह का लगता है मैलिग्नेंसी का, इमीडिएटली मैमोग्राफी होनी चाहिए। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत कंपैरेटिवली चीप है, उसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते, बहुत इजी है करना और नॉन इन्वेजिव मेथड है। तो इसलिए 40 से 50 के बीच में नॉर्मल हर महिला को एवरी 3 इयर्स करवाना ही चाहिए। 50 इयर्स के बाद थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, 2 to 3 इयर्स कर सकते हैं, अदरवाइज एवरी 3 इयर्स टिल द एज ऑफ 65 होना ही चाहिए। उससे आपको अगर ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में है तब भी पता लग जाता है। अलॉन्ग विद दिस मैमोग्राफी एक और प्रोसीजर है जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैमोग्राफी में बहुत अच्छी क्लियर नहीं आती, लेकिन सोनोग्राफी में बहुत अच्छी दिखाई पड़ती हैं। तो जब भी हम लोग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या इवैल्यूएशन करते हैं तो दोनों चीज़ें करते हैं, मैमोग्राफी भी और सोनोग्राफी भी। और जो बिनाइन ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे छोटे गांठें होती हैं और बहुत सारे बिनाइन जो कि मैलिग्नेंट नहीं है, कैंसरस नहीं है, उनके लिए तो सोनोग्राफी बहुत ही अच्छा है। पर कुछ लीजन्स ऐसे होते हैं जो कि आपको फील होते हैं लेकिन मैमोग्राफी में नहीं दिखाई पड़ रहे, ऐसे लीजन्स के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत अच्छी है। जब हमें लंप डिटेक्ट होता है तो फिर एक और फर्दर प्रोसीजर है जिसको हम फाइन निडल एस्पिरेशन कहते हैं, FNAC। इसमें एक सिरिंज में एक निडल डाल के और उस गांठ के अंदर डालते हैं और फिर उसको थोड़ा सा फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं, खींचते हैं नेगेटिव सेक्शन से, बहुत एक ड्रॉप जैसा ही आता है और उसको एक स्लाइड के ऊपर बना के उनको मैलिग्नेंट सेल्स के लिए देखा जाता है। अगर वो शो करता है कि मैलिग्नेंट सेल्स हैं तो फिर फर्दर लाइन ऑफ मैनेजमेंट पैसा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देता और गांठ महसूस होती रहती है। ऐसे केसेस में फिर हम पूरा ओपन बायोप्सी, पूरा एक का पूरा लंप ही विद ऑल द मार्जिन्स अराउंड, उसको रिमूव करने की सलाह देते हैं। कुछ नए तरह के टेस्ट हैं, प्रोटीन मार्कर्स जिनको हम SELDI-MS कहते हैं। ये बहुत जल्दी स्टेज में भी पता करते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है और सिर्फ बहुत बड़े शहरों में इनकी अवेलेबिलिटी है टेस्ट की, बाकी सब जगह नहीं हो पाता है। लेकिन इससे बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाती है जिससे कि ट्रीटमेंट का बहुत बेनिफिट मिलता है। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी। जिन महिलाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और उनके बच्चे हो चुके हैं, 35 ईयर्स से ज़्यादा एज है, उनके पास एक ऑप्शन ये रहता है कि या तो वो रेगुलर चेकअप कराती रहें हर साल, या फिर कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनको बराबर लेती रहें जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर ना डेवलप हो। या फिर एक और ऑप्शन है, इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसको हम प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी कहते हैं। आपने शायद सुना हो, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था कि हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, उसने अपनी बायलैटरल मेस्टेक्टमी कराई क्योंकि उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी। एंड उस मेस्टेक्टमी के बाद फिर एक ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है जिसमें कि वो ब्रेस्ट को नॉर्मल शेप में दे देते हैं जिससे कि आपको देखने में नॉर्मल लगता है। लेकिन इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन टू टेक एंड शायद बहुत कम महिलाएं जो हैं इसके लिए ऑप्ट कर पाती हैं। अपने खान पान में शायद हम कुछ चीज़ें ऐसी ला सकें जिससे कि ये प्रिवेंट हो सके। जैसे कि डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडोल्स कहते हैं जिसको, जो कैबेज है, ब्रोकली है या कॉलीफ्लावर्स हैं, इनमें बहुत मिलता है। लाइकोपीन्स हैं जैसे टमाटोस हैं या येलो वेजिटेबल्स हैं, उनमें है। फाइटो ईस्ट्रोजन्स हैं,
या फिर ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, इन सब में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट करने में सहायता करते हैं। ऐसी डाइट जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जिसमें हाई क्वांटिटी में हो, ऑलिव ऑयल जिसमें हाई क्वांटिटी में हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, no toxic material of any sort, regular exercise, no junk food, and जहाँ तक हो सके लैक्टेशन हो, ब्रेस्ट फीड कराएं बच्चे को, एंड जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो 30 ईयर्स के पहले हो सके ऐसी कोशिश करें। कैफीन कम से कम, ऐसा नहीं कि दिन भर कॉफ़ी पी रहे हैं, वो सब चीज़ें दे आर नॉट गुड फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स। बहुत लंबे समय तक HRT नहीं लेना, बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेना। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और केयरफुल रहेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और अगर होता है तो बहुत जल्दी डिटेक्ट करके हम उनको उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो पाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।